हेलो एवरीवन, मैं प्रियंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। लास्ट क्लास में मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि हमारी अगली वीडियो यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर पे आएगी, तो आज हम उसी टॉपिक की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे ऑफलाइन बैचेस में एक ऑफ़र चल रहा है, जिसमें अगर आप कोई भी दो बैच एक साथ पढ़ना चाहते हैं, जैसे 12th और एयर फोर्स का, या बीए प्लस एसएससी का, या एयर फोर्स और एसएससी का, तो आपको केवल एक बैच की ही फीस जमा करनी पड़ेगी। इसकी एक वीडियो आ सकती है इंडिविजुअल, लेकिन अगर नहीं आती तो आप लोग हमारी कोचिंग पर आकर विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से देख के हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम यूजीसी नेट का पेपर पढ़ रहे हैं जो जून में हुआ था 2020 में। से ये पेपर लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चंस एकदम टाइप्ड वाले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और मेमोरी बेस्ड पेपर था, उस बुक में भी है, तो मैंने वहीं से उसे आगे किया हुआ है। शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम थी टू माई सोल सेल्फ, विच वर्ड। क्वेश्चन नॉर्मल सा है कि एक जो पोएटिक लाइन है, ये इस पोएटिक लाइन में बेटा यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन पहला है वर्ड, दूसरा है इमोर्टल, सी फॉरलॉर्न और डी फैंसी। तो जो ये पोएम है ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है ना, जो लाइन से ये ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है, और इसका जो आंसर है बेटा वो सी है। क्या है? सी। ये ए आप भूल जाइएगा, ये ए यहाँ पर जब नोट्स बन रहे थे उस टाइम लिख दिया गया था। तो पोएटिक लाइंस पढ़ते हैं कुछ। फॉर द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल टू टॉल मी वेक फ्रॉम थी टू माई सोल सेल्फ। आगे, एड यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ। ये ओड टू नाइटिंगेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोएम की फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या है, तो वो ओड है। पब्लिश कब हुई थी? तो 1819 में, 1819 में जुलाई में आपकी पब्लिश हुई थी। और अगर पूछा जाए कि लिखी किसने थी, तो बेटा लिखी थी आपकी जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। इनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी 25 साल की अवस्था में, जब इनकी एज 25 साल थी। वॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ था मॉर्गेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और डाइट 23 फरवरी 1891 रोम, इटली में। मूवीज इनकी है आर्ट्रियल। पेरेंट्स का नाम है फ्रांसिस जेनिंग कीट्स और थॉमस कीट्स। ठीक, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आज हम शायद क्वेश्चन कम पढ़ें। अगर बेटा ये वीडियो 15-20 मिनट से ज़्यादा की हुई तो 2 पार्ट में आएगी, 10 क्वेश्चन भी। और अगर 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कवर हो गए, या 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कवर हो गए, तो ये वीडियो एक ही पार्ट में रहेगी। जहाँ तक है, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे आज, 100 क्वेश्चन। क्योंकि रीज़न देखिए, पहला क्वेश्चन ने पढ़ा, केवल हमें आंसर था फॉरलॉर्न, लेकिन इसके साथ साथ ये कौन सी से ली गई है, तो ओड टू नाइटिंगेल। एक हमने ये पढ़ लिया, ओड टू अ नाइटिंगेल, यहाँ से। ठीक, दूसरा ये है क्या, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या है, तो ओड है। तीसरा क्वेश्चन पब्लिश कब हुई थी, तो जुलाई 1819 में। चौथा क्वेश्चन राइटर कौन है इसके, तो जॉन कीट्स। पांचवा क्वेश्चन, तो कब इनकी डेथ हुई थी, 25 पे, किससे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से। छठवां क्वेश्चन वॉर्न कब हुए थे, तो 31 अक्टूबर। तो हमने ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, है ना। तो 10 का 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, लगभग 100 क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही वीडियो में। तो अगर हो पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2 पार्ट में वीडियो आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉर्म्स लाइक द अल्टर एंड द ईस्टर विंग्स एक्सप्लोइट्स। तो बेटा ये लिखी किसने हुई है, तो लिखी हुई है जॉर्ज हर्बर्ट टाइपोग्राफिक स्पेस। टाइपोग्राफी का मतलब होता है बेटा कि जब हम वर्ड्स को अरेंज करें और बहुत ही अच्छे ढंग से, तो उन्हें ही बोलते हैं टाइपोग्राफर। तो जो टाइपोग्राफिक स्पेस है, द पोएम अल्टर्स एंड ईस्टर विंग्स हैव बीन रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। ये दोनों ही पोएम्स, एल्टर और ईस्टर विंग्स, किसने लिखी हुई है बेटा, जॉर्ज हर्बर्ट ने। अब हम थोड़ी जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो बेटा है वो 3 अप्रैल
1593 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मॉन्टगोमेरी, है ना, कहाँ पे? ये यूनाइटेड किंगडम में। इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई थी इनकी 1 मार्च 1633। और कहाँ पे हुई थी? तो वेमरटन, सेल्सबरी, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक। नेशनलिटी क्या थी इनकी बेटा? तो ये इंग्लिश थे। और इनकी स्पाउस का नाम था जैन डेनेवर्स। मैरिज हुई थी 1699 में और 1633 तक इन लोगों का रिलेशन चला। एजुकेशन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं ये, वेस्टमिंस्टर स्कूल से पढ़े हुए हैं और ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन से मालूम पड़ ही गए इनके बारे में। अब थोड़ा पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। द अल्टर इज अ पोएम वाई द वेल्स वॉन पोइट। ये ध्यान रखना, ये कौन थे? एंग्लिकन प्रीस्ट थे ये। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड इन हार्वर्ड कलेक्शन द टेम्पल। ये हार्वर्ड के कलेक्शन में प्रिंट हुई थी, जिसका नाम था द टेम्पल, एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेव्ड पोइट्री। कौन से? सेव्ड पोइट्री के एग्जाम्पल की तरह। और इट्स पॉपुलरिटी इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुई थी। ठीक है बेटा। चलिए आंसर याद है ना आपको? जॉर्ज हर्बर्ट डी। दोनों ही पोएम किसने लिखी हुई हैं? तो जॉर्ज हर्बर्ट ने। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नो नो थाउ हास नो फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स फॉर व्हाट वीयर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। टिज दैट रिपीटेड शॉक्स अगेन एंड अगेन exhaust the energy of strongest soul and numb the elastic powers. Who does the poet address here? पोइट किसको एड्रेस कर रहा है बेटा? तो स्कॉलर गिप्सी। किसको कर रहा है बेटा? स्कॉलर गिप्सी। लिखी किसने है ये? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसने लिखी है बेटा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 में। कहाँ पे हुआ था? लेलेहम, स्टैननेस अपॉन थेम्स में, यूनाइटेड किंगडम में भी है। ही डाइड ऑन 15 अप्रैल 1888 लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम। पेरेंट्स के नाम थे इनके थॉमस आर्नोल्ड और मैरी पेनरोज। और जो इनके बच्चे थे उनके नाम थे रिचर्ड पेनरोज आर्नोल्ड, थॉमस आर्नोल्ड और वेसल आर्नोल्ड। ठीक। बाकी इनके 3 बच्चे थे ये। इनके नाम भी याद कर लेना, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिटरेचर का पेपर डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता कि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो लिटरेचर का पेपर है, आप इसे लिटरेचर कम हिस्ट्री का ज़्यादा समझिए, हिस्ट्री का ज़्यादा समझिए। बाकी हिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितनी कि आपकी लिटरेचर की पड़ जाती है। एक तो पहली चीज़, हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, है ना, कब इनकी डेथ हुई, इनके पेरेंट्स का नाम क्या क्या है, इनके बच्चे कौन कौन थे, इनके स्पाउस कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ लिखी हुई हैं। और एक राइटर अगर 10 भी पोएम लिखता है या 10 अपने 10 वर्क्स लिखता है तो मेरे हिसाब से हज़ारों राइटर्स हैं, हज़ारों राइटर्स। अगर आप आर गुप्ता की इंग्लिश की यूजीसी नेट की बुक उठा के देखेंगे तो उसके जो इंडेक्स है अप्रॉक्सीमेटली 3 इंडेक्स, मतलब 3 पेज इंडेक्स के केवल और केवल राइटर्स के नेम से भरे हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि राइटर्स कितने होंगे। अमेरिकन राइटर, इटालियन राइटर, है ना, इंग्लिश राइटर, तो बहुत ज़्यादा, इंडियन राइटर्स, बहुत ज़्यादा राइटर्स हो गए हैं। इसलिए जो पेपर है वो बहुत टफ हो जाता है। चलिए बाकी फिर इनके करेक्टर्स के नाम भी याद करोगे, उन्होंने कौन कौन से करेक्टर्स इनकी पोइट्री में आया, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं आपके लिए भी हमारे लिए भी, इसलिए इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सी वॉज अ वर्थी वुमेन एल हर लाइफ हाउस वॉन्ट्स एंड चिरचेडोर शी हैड 5 इन द प्रोलोग चौसस रिप्रेजेंट द वाइफ ऑफ बाथ। ये जो प्रोलोग का नाम है वो वाइफ ऑफ बाथ है, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ बोथ की जगह आप बात कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो रिप्रेजेंट द वाइफ ऑफ बाथ एज क्रूड एंड वल्गर। अब ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है क्रूड एंड वल्गर, दूसरा है आउट स्पोकन एंड वॉस्टफुली लिसेंटियस। तो बेटा क्रूड एंड वल्गर था, आउट स्पोकन एंड वॉस्टफुली आंसर होगा। एंड थर्ड वाला मेरे हिसाब से आंसर नहीं है, अ विटनेस टू masculine operations on the fourth option bubbling with
इनिशियल टी आपका आंसर होगा। इट मीन्स 1 सेकेंड ऑफ फोर्थ, 1 सेकेंड ऑफ फोर्थ, तो 1 सेकेंड ऑफ फोर्थ, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी आपका आंसर है। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द वाइफ ऑफ वक्स टेल्स इज एमंग द बेस्ट नोन ऑफ जॉफ्री चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। आप लोगों ने एमए फर्स्ट ईयर में पोइट्री सेक्शन में कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ा होगा। आपको बताया गया होगा कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो कैसे मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई, उसकी वो लोग कहाँ जा रहे थे, है ना, उस टाइप से। जैसे कुछ ये दोस्त थे या फिर राइटर्स थे जो कहीं जा रहे थे, अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग के थे, कुछ पादरी थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, इस टाइप से था। अलग अलग वर्ग से लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बोला गया था कि आप बताइए कुछ, आप कोई स्टोरी सुनाइए, आप कोई स्टोरी सुनाइए। तो वहाँ से ये कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है, पूरा स्टोरी कुछ इस टाइप से है इनकी। तो ये काफ़ी बड़ी भी है और पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कि ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द रोल ऑफ वुमेन इन द लेट मिडिल एजेस एंड वाज प्रोबेबली ऑफ इंटरेस्ट टू चॉसर हिमसेल्फ, फॉर द कैरेक्टर इज वन ऑफ हिज मोस्ट डेवलप्ड वंस with her prologue twice as long as her tale। पब्लिश कब हुई थी? तो 1405 से 1410 तक। मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश लिटरेचर में या पूरी इंग्लिश में कोई भी एक राइटर है जो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो है जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड ऑथर widely considered the greatest English poet of the Middle Age। He is best known as the Canterbury Tales। जो ये सबसे ज़्यादा जाने गए हैं वो कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने गए हैं। बाकी ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने बताया था किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें माना जाता है बेटा, या इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर के जनक हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा तो उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा इंग्लिश पे, इसलिए कहा जा रहा है। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो इसी और इनके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादा हैं, देन भी हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी फिर वो, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हमारे लिए। बाकी और द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और सबसे ज़्यादा काम इन्होंने पोइट्री पे किया था, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चलिए तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका वॉर्न कब हुआ था। तो ही वॉज वॉर्न इन लंडन, ही वॉज वॉर्न इन लंडन यूनाइटेड किंगडम। इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता कि कब है, कब इनका जन्म हुआ था। अगर आप लोगों को मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी इनकी जो डेथ है वो 25 अक्टूबर 1400 में हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में। स्पाउस जो इनकी वाइफ थी वो थी फिलिप्पा रॉयट। शादी हुई थी इनकी 1366 में, और उसके बाद जो भी हुआ था वो 1387 तक चली थी इनकी शादी। बाकी मूवीज़ इनकी जो है आ नाइट्स टेल्स एंड द कैंटरबरी टेल्स, जो इनकी मूवीज़ हैं। चलिए अब इनके वर्क्स बोल सकते हैं इन्हें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। जो ये नोवेल है वो बताती है स्टोरी। अब इसमें पूछा गया है कौन सी नोवेल है। तो द मैन ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्शन एंड अर्थर द इनोसेंट हाफ विट द वे देयर लाइन्स आर inextricably intertwined, which is the novel। नॉवल का नाम बताना है, तो मुझे तो इसका आंसर पता है, सी है, तो सॉलिड मंडेला। और आप लोगों को मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सॉलिड मंडेला में क्या, कैसे और कब हुआ था। बाकी जो 3 वर्क्स लिखे हुए हैं, द ट्री ऑफ अ मैन, द विविसेक्टर और ऑप्शन बी जो है बॉस, इनके वीडियोस हो सकता है कि आगे आए। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ इनसे तो इनसे आगे आ जाएं। बाकी आने तो हैं आपके पास, चाहे आज आएँ चाहे कल आएँ। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जाके लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे हिसाब से 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो इतना तो बनता है, 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 1 लाइक तो बनता है। तो चलो जाओ और लाइक करके फटाफट आओ। द सॉलिड मंडेला द 7th पब्लिश नॉवल बाई ऑस्ट्रेलियन ऑथर पैट्रिक वाइट। ये सॉलिड मंडेला किसने लिखी हुई है बेटा? तो पैट्रिक वाइट ने। अब पैट्रिक वाइट कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। 1973 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था
फर्स्ट पब्लिश इन 1966। कब हुई थी सॉलिड मंडेला पहली बार पब्लिश? तो 1966 में। इट डिटेल्स द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, ये दो ब्रदर्स की स्टोरी है, एक तो है वाल्डो, दूसरा है अर्थन ब्राउन, विद अ फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैट्रिक वाइट के बारे में। तो इनका जो नाम है वो बहुत ही बड़ा है। पैट्रिक विक्टर मार्टिनले वाइट वॉज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, मैंने आपको बताया था भी ऊपर ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, हु पब्लिश 12 नॉवेल्स, 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 8 प्ले फ्रॉम 1935 टू 1987। 1935 से लेकर 1987 तक इन्होंने 12 नॉवल, 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और 8 प्लेज लिखे हुए हैं। वाइट्स फिक्शन एम्प्लॉइज ह्यूमर, फ्लोरेट, प्रोज, शिफ्टिंग नरेटिव वेंटेज, पॉइंट एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने बीए थर्ड ईयर में या बीए सेकेंड ईयर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है तो उन्होंने बताया होगा कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप लोगों को बताया गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और अगर नहीं आता है तो आप भी नीचे कमेंट कीजिए सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, जिससे मैं जब अगली वीडियो लेके आऊँ तो उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताएं। बाकी जब बीए की वीडियोस आएंगी तो बीए की वीडियोस में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो ही वॉज बोर्न ऑन 28 मई 1912। कहाँ पर हुआ था? तो नाइटब्रिज, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक। ही डाइड ऑन 13 सितंबर 1990। 1990 में 30 सितंबर 1990 में इनकी डेथ हो गई थी सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में। जो इनके अवार्ड्स थे वो कौन कौन से थे? तो माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये बहुत पूछा जाता है कब मिला था? तो 1973 में मिला था इन्हें। और ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर। नेशनलिटी क्या थी इनकी? तो ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश थे। और पेरेंट्स विक्टर मार्टिन डे वाइट और रियोड वाइट वुक्स इनकी पेरेंट्स थे। तो हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा। इसमें तो मेरे हिसाब से आपने 10 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि हम लोग इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और अगर आप एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हो। चलिए अब बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस खत्म कर लिए, बिकॉज 5 क्वेश्चंस की वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं आगे 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे हिसाब से 40-50 मिनट्स की हो जाएगी, जो आपको देखते देखते बोरियत होने लग जाएगी। तो इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसका सेकंड पार्ट होगा, और वो भी एक अगले दिन ही आ जाएगा या उसी दिन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।